सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए हैं। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो आप जानते ही हो अर्जेंटीना के मेंस फुटबॉल टीम के कप्तान है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। और अभी उनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया है, जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुरुष फुटबॉल प्लेयर बन गए हैं। अब मैंने ऐसे बोला पहले पुरुष फुटबॉल प्लेयर बन गए, इसका मतलब महिला फुटबॉलर को ये ऑलरेडी मिल चुका है। तो उनके बारे में आपको बताऊं कि उन महिला फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है, मेगन रैपिनो। उनको ये 2022 में दिया गया था। और अब पहले पुरुष फुटबॉल प्लेयर बन गए ये सम्मान पाने वाले कौन, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं लियोनेल मेसी ये किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं वर्तमान में, इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। वैसे अभी ये जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है ये टोटल 19 लोगों को मिला है, इसमें ये एक लियोनेल मेसी भी है। तो इन्हीं का नाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ये सम्मान दिया गया किनके द्वारा, जो वर्तमान में अभी वहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है, जो बाइडेन, उनके द्वारा। और वैसे अभी जनवरी में ही 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ के वो 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। अब एक तरह से ये अवार्ड वाला प्रश्न है। तो चलो आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊँ उससे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि भैया उस पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो कि यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेले थे, तो आंसर होगा मोहम्मद सलीम। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे ये। एक प्रश्न ये बनता है कि पहले भारतीय फुटबॉलर जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो वो है पीके बनर्जी। कब मिला था, 1961 में। और अगर पूछे खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आप आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हो, पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे इसको, तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले वो एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन है, तो आंसर होगा सुनील छेत्री। 2021 में इनको मिला था। वैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अभी 2024 में ही वॉशिंगटन में ग्लोबल पीस अवार्ड भी मिला था, वो पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलो मैं आपको अवार्ड्स रिवाइज करवाता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली बार है तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। अभी 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 के लिए मिला मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2023 का राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल जिसको कहते हैं ये मिला श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विक्टरसन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला जेनी अर्पेनबेक को उनके उपन्यास काइरोस के लिए, और इसमें ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। उसके अलावा विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला रतन टाटा को, और 2023 का बिल गेट्स को मिला था। और वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पाउलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये मिला अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, ये मिशेल टेलाग्रैंड को मिला था। तो यहाँ पे ये 14 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने और रिवाइज करे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 82वें 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है ड्रामा कैटेगरी में, तो आंसर हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट ने। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, और 2025 में ये इसका 82 नंबर का एडिशन है। ये जो अवार्ड्स हैं ये फिल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए गए, अभी 5 जनवरी 2025 को ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में दिए गए। तो मुख्य रूप से ये जो 4 अवार्ड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 अवार्ड्स आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि फिल्म का, एक्टर एक्ट्रेस का और डायरेक्टर का। तो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में हम बात कर रहे हैं, तो बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है, द ब्रूटलिस्ट।
और जो हमेशा पिक्चर के जो डायरेक्टर होते हैं वही बेस्ट डायरेक्टर मैक्सिमम टाइम वही चुने जाते हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर वही है इसी मूवी के, कौन? ब्रैड कॉर्बेट उनका नाम है। तो ब्रूटलिस्ट और ब्रैड ऐसे याद रख लो, ब्रैड ब्रैड आ रहा है दोनों में, तो वही होगा उत्तर। बाकी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसे? एड्रियन ब्रॉडी को, इसी मूवी के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए। और तो इनके नाम में भी कहीं ना कहीं ब्रॉयड आ रहा है, ब्रैड, ब्रैड, ब्रूट, ब्रॉडी। और बेस्ट फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में बात करेंगे तो फर्नांडा टोरेस को मिला है। उनकी मूवी कौन सी के लिए? आई एम स्टिल हियर के लिए। ये 4 कैटेगरी याद रखना। और किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि भारत की तरफ से भी इसमें पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसको 2 कैटेगरी में नामित किया गया था। कौन कौन सी कैटेगरी? बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, नॉन इंग्लिश वाली में, और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में उनको नॉमिनेट किया गया था। और वैसे इस कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बनी थी। वैसे उनको अवार्ड मिला नहीं, लेकिन नाम तो ध्यान रखना आप, क्योंकि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था उनकी इसी मूवी ने, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस मूवी ने जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसमें अवार्ड जीता था। और इनसे संबंधित अभी कोई एक प्रश्न है जो आपके किसी एग्जाम में आया था, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा वो कौन सा प्रश्न है। अगर आप में से वो स्टूडेंट सुन रहे हैं और अगर आपके एग्जाम में वो प्रश्न आया था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार क्या किसी भारतीय को मिल चुका है, तो बहुत से भारतीयों को मिल चुका है। जिसमें अगर पहले भारतीय की हम बात करते हैं, पहले वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले भारतीय कौन थे जिनको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था? तो वी शांताराम को मिला था 1959 में। वो 16वें नंबर का एडिशन था इस अवार्ड्स का, और उन्हें उनकी मूवी 2 आंखें 12 हाथ के लिए यह अवार्ड मिला था। और इसी का उल्टा पूछ लूं कि सबसे आखिरी भारतीय कौन थे जिनको यह था, तो आपको याद होगा 2023 में जो इसका 80वां संस्करण था वहीं पे MM कीरावनी को मिला था। नाट्टू नाट्टू गाना है जो RRR मूवी का, उसके लिए इनको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। तो एक तो ये अवार्ड्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा 2 तरह के अवार्ड्स में आपको और रिवाइज करवाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो 70वें जो अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे, उसमें आप देखोगे बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में अट्टम विजेता रही थी, और बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी रहे कांतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस 2 जनी थी, नित्या मेनन और मानसी पारेख। किस किस मूवी के लिए? एक थी तिरुचित्रम्बलम और एक कच्छ एक्सप्रेस। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजात्या रहे थे ऊंचाई के लिए, और बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। ये इसमें ये लिस्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल की हमने बात की थी 2024 में, इसका 77वें नंबर का एडिशन था जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है। इसमें अभी 3-4 भारतीय न्यूज में थे, मतलब 3-4 भारतीयों ने अवार्ड जीते थे, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि एक तो ये पायल कपाड़िया, तो इनकी जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो इसने यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स का पुरस्कार जीता था। और बाकी 3 भारतीय और हैं, जैसे कि एक है चिदानंद नायक, तो उनकी एक शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने यहाँ पे ला सिनेफ पुरस्कार जीता था। एक एक्ट्रेस है अनसुया सेन गुप्ता, उनकी फिल्म है शेमलेस, उसके लिए इन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। पायल कपाड़िया देख लिया हमने। और संतोष सिवन थे, एक सिनेमेट्रोग्राफी के लिए इन्होंने यहाँ पे पियरे एजेनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता था। तो ये ध्यान में रखना। ये पायल कपाड़िया वाला प्रश्न मैंने आपको बताया किसी एग्जाम में आ गया है, इसीलिए एक बार मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी 2025 में 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक, यानी कि जो हर 2 साल में होता है ऐसा एयर शो है ये, और विमानन प्रदर्शनी है जिसका नाम है एरो इंडिया 2025। इसका आयोजन कहां पर होगा? वायु सैन्य स्टेशन यलहंका, जो आपको मिलेगा बंगलुरु कर्नाटक में। इस बार ये इसका 15वां संस्करण है जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक होगा। आपको बता दूं ये जो एयर इंडिया शो है इसका जो पहला एडिशन हुआ था, पहली बार ये 1996 में हुआ था यहीं पे यलहंका वायु सैन्य स्टेशन में ही, और आखिरी जो इसका एडिशन था 14वां एडिशन वो 2023 में हुआ था यहीं पर। और इस बार की थीम क्या रहेगी? थीम भी है, थीम याद रखना क्योंकि थीम एग्जाम में इस तरह की पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो इस बार की थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज।
अच्छा, मुझे आप बताओ कि हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो ये बने थे अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। और एयरफोर्स डे हम हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 2024 में जो हमने एयरफोर्स डे मनाया था, कहाँ पर मनाया था ये भी याद रखना, चेन्नई में। तो इस बार प्रश्न में हमने क्या देखा कि 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? बंगलुरु में होगा। अच्छा, बंगलुरु से ही कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी बंगलुरु में ही पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी को लॉन्च किया गया था। बंगलुरु में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। अभी जो सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग है वो चेन्नई में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। और जो बंगलुरु है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित हुआ? बंगलुरु में। बंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD-200B का अनावरण किया गया। एक तरह का ड्रोन है ये, और इसे बंगलुरु का एक स्टार्टअप है FWD, उसी ने तैयार किया था। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ पर खोला गया? बंगलुरु में ही। साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक ये कहाँ पर बनेगा? बंगलुरु में ही, जिसकी ऊंचाई होगी 250 मीटर। तो बंगलुरु से ये और प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, अभी 1 तारीख से करवाना शुरू किया है, वो आज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आज नहीं रख रहा हूं क्वेश्चन में। तो इसका कारण क्या है ये आपके अंदर आ रहा होगा, जानने की इच्छा हो रही होगी कि क्यों नहीं आए भाई आज। तो आज वो मैंने जानबूझ के नहीं रखे, और उसका कारण है, एक जेन्युइन कारण है मेरे पास, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बीच में क्लास को इंटरप्ट नहीं करूंगा इन चीज़ों के लिए। वो सब हम डिस्कस करेंगे सेशन को एंड होने के बाद, मतलब वीडियो के लास्ट में, ताकि जिनको सुनना होगा, जिनको जानना होगा वो जानेंगे, जिनको छोड़ के जाना होगा वो चले जाएंगे। अभी बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करते और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बस ये बता दूं, जो नए स्टूडेंट अगर देख रहे हैं कोई, तो इन पूरे सेशन में जो भी हम पढ़ रहे हैं ये आपको PDF में मिल जाता है। डिटेल्ड PDF मिलती है बिल्कुल फ्री में। कहाँ पर मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप लोग घबराइए मत, जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैं उसको बंद नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा हूँ। उसका जेन्युइन सब कारण मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि BCCI के सचिव कौन बनेंगे? तो सही उत्तर होगा देवजीत सेकिया। आपको याद होगा अभी तक BCCI के जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो जय शाह थे, लेकिन जय शाह अभी ICC के नए चेयरमैन बन चुके हैं। और फिर अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि उनके जाने के बाद देवजीत सेकिया को BCCI का इंतरिम सचिव, इंतरिम सेक्रेटरी बनाया गया। इंतरिम मतलब ये परमानेंट नहीं है, जब तक कोई इस पद पर परमानेंट सेक्रेटरी नहीं आ जाता तब तक ये काम संभालेंगे, यही हमने पढ़ा था। पर अभी 4 जनवरी 2024 को इस पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरे गए, और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी 4 जनवरी। लेकिन उनके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं भरा, मतलब वो इकलौते व्यक्ति हैं, उनके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि देवजीत सेखिया ही BCCI के परमानेंट सचिव बनेंगे। तो इनका नाम हमें याद रखना है। ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा अभी 12-13 जनवरी को, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी ऑप्शन में देखोगे तो शम्मी सिल्वा ये अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए, श्रीलंका के ये जय शाह आपको बताइए ICC के नए सबसे युवा चेयरमैन बन गए, और वितुल कुमार अभी CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। वैसे अवार्ड्स वाला प्रश्न है तो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले BCCI की हम बात कर लेते हैं, इसके स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये जरूर याद रखना, BCCI की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, जो वानखेड़े स्टेडियम है वहीं पर। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिन्नी है। अच्छा, BCCI के अगर मैं पूछूं पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो RE ग्रांट गोवन थे, याद रखना। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले BCCI ने ही अभी एंटी करप्शन यूनिट चीफ बनाया था शरद कुमार को, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख बनाया था। उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि अभी BCCI ने कहां पर अपने उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया था? कहां पर? बंगलुरु में। और एक बुक आई थी अभी, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। इस बुक को लिखा था रत्नाकर शेट्टी ने,
और ये कौन है? बीसीसीआई के पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे ये, और इनकी इस बुक को लॉन्च किया था शरद पवार ने, जो कि बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये तो हमने बीसीसीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब अपॉइंटमेंट्स का मैंने आपको रिवीजन करवाने की बात कही, तो चलो आओ देखो। अगर पूछे कि आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी साधना सक्सेना नायर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए सतीश कुमार। मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बन गए। रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के सीएमडी बने थे। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। और भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने थे एमवी श्रेयम्स कुमार। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? आरती सरीन। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे कौन? सुजीत पुष्पाकर धारकर। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव बने। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ बने थे आलोक रंजन। अब तो रिवीजन भर भर के हो रहा है, अब तो अच्छा लग रहा होगा ना आपको? अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। आप अपनी शिकायतें, अपनी नाराजगी तो जाहिर कर देते हो, लेकिन जब सपोर्ट करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। और आज जो मैंने डिसीजन लिया है, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो हर स्टूडेंट के फेवर में है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि 90% बच्चों के तो फेवर में है, मतलब उनको फायदा हो रहा है, और 10% बच्चों के फेवर में नहीं है। उसमें 100% बच्चे के फेवर में ही होगा, सबको पसंद आएगा वो डिसीजन। काफी सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। तो आज आप जम के वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आज हम 4000 नहीं 5000 लाइक का टारगेट रखेंगे, और मुझे यकीन है वो डिसीजन आपको और ज्यादा पसंद आएगा। चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो साल के पहले महीने में यानी कि जनवरी में भारत का प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू, इसका आयोजन ये तमिलनाडु में किया जाता है, और ये इस साल का पहला उत्सव भी है। जल्लीकट्टू आपको पता है तमिलनाडु का ये एक ट्रेडिशनल गेम होता है, एक पारंपरिक खेल होता है, जो कि पोंगल सेलिब्रेशन के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है? बेल को कंट्रोल करना होता है, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी प्रतिभागी होते हैं, वो बेल की सींगों को, उसकी कुबड़ को पकड़ करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जो ऐसा करता है वो जीत जाता है। और पोंगल आप जानते ही हो, ये साउथ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव होता है। पोंगल के दूसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं, और इसी दिन जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तो ये दिन बेल और किसानों के बीच आपसी संबंध को सम्मानित करने के लिए समर्पित होता है। तो जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ पे होता है याद रखना? तमिलनाडु में होता है, और पोंगल महोत्सव के दौरान ही इसका आयोजन होता है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, फेयर फेस्टिवल में आपको उत्सव महोत्सव रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 फेस्टिवल और याद रख लो। एक कंबाला उत्सव होता है, ये बंगलुरु में होता है। इसमें क्या होता है? भैंसों की दौड़ होती है। और एक और जानवरों से संबंधित फेस्टिवल हमने पढ़ा था अभी, गड़ीमाई उत्सव, गड़ीमाई फेस्टिवल इसको कहते हैं। इसका आयोजन नेपाल में होता है, और इसमें जानवरों की हत्या कर दी जाती है, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, तो ये भी ध्यान में रखना। अब चलो कुछ और उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं। तो देखो, एक आपको याद होगा, अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया था। और उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया था, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। अभी 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव, ये एक संगीत समारोह है, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड में। अलाई महोत्सव तेलंगाना में। लामलाई महोत्सव मणिपुर में। कटी बिहू महोत्सव असम में। और फ्लाइंग फेस्टिवल हुआ हिमाचल प्रदेश में। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये हुआ था मणिपुर में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हमने और रिवाइज करे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक नेट। तो इस पोर्टल का उद्देश्य है सभी पब्लिक सेक्टर में बैंकों से संपत्तियों की ई ऑक्शन को सुव्यवस्थित करना, जो ई नीलामी होती है उसको सुव्यवस्थित करना। और नीलामी के लिए यहाँ पे 1,22,000 से अधिक एसेट्स पहले ही पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं उनकी सुधार प्रक्रिया में मदद मिलेगी, बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा, और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। तो इस पोर्टल की लिस्टिंग में जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि फ्लैट्स हो गए,
इंडिपेंडेंट हाउसेज हो गए, प्लॉट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, शॉप, व्हीकल, मशीनरी, जो भी कुछ है वो सब आपको यहाँ पे ई ऑक्शन में मिल जाएंगे। मतलब अगर किसी ने लोन लिया होता है, लोन नहीं चुका पाता, वो डिफॉल्टर में आ जाता है, तो उसकी फिर ई नीलामी की जाती है और उसका जो लोन है वो बैंक उसका पैसा रख लेता है। बैंक तो देखो कैसे भी करके अपना पैसा निकाल लेगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अभी केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो बैंक नेट आपको याद रखना है। कुछ और पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म जो न्यूज में थे मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, देखो अभी एक तो याद रखना, प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुए थे। हमारे जो ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने। अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। चाक्षु प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग ने, शी बॉक्स पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसकी मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। मी डेविस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जो मेडिकल डिवाइसेज होती है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। जो 3 कानून आए थे उनके लिए था ये। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया था। नोटरी पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। और सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नजर रखने के लिए है, ये अभी केरल ने लॉन्च किया। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद इसको लॉन्च करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। उसके अलावा सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप को चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे वर्ष 2025 में DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फैज अहमद किदवई को। तो अभी फैज अहमद किदवई को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो फैज अहमद किदवई है, ये मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। वैसे ये वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में अतिरिक्त सचिव हैं और अभी DGCA का प्रमुख इनको बना दिया गया है। DGCA की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है, जो नागरिक विमानन से जुड़े सभी मामलों को कंट्रोल करती है। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं, तो आंसर करना 7 दिसंबर को। और आपको याद होगा पिछले साल यानी कि 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने ही की थी। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और हमारे सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? के राम मोहन नायडू हैं। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। ये कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा हर साल का। तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं, और इस साल 6 जनवरी को ये मनाई जा रही है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और उन्हीं की जयंती पे ये दिवस हम मनाते हैं। कौन सा? प्रकाश पर्व दिवस। और आपको पता है ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये जरूर याद रखना। पंजाब में नहीं हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था, पटना साहिब में। तो ये जो जयंती है ये हर साल पारंपरिक नानकशाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो इस बार 6 जनवरी को मना रहे हैं। और आपको बता दूं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1699 में। और वे किनके पुत्र थे? वे गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। गुरु तेग बहादुर वे सिखों के 9वें गुरु थे, पर औरंगजेब द्वारा शहीद होने के बाद उनके बेटे ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये सिखों के 10वें गुरु बन गए थे। और इन्होंने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। और आपको एक पॉइंट जरूर याद होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे हैं उन्हीं के सम्मान में एक नया दिवस हमने मनाना शुरू किया है। कौन सा? वीर बाल दिवस, जो कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। वो भी याद रखना। और ये जनवरी का हमारा 5वां इंपॉर्टेंट दिवस है, क्योंकि 1 जनवरी को आपको याद है ग्लोबल फैमिली डे मनाया था, DRDO दिवस भी होता है वैसे। और 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया था। और 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे के रूप में मनाया था। और 6 जनवरी को ये हमने देखा इस बार गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने रायतू भरोसा योजना का विस्तार किया है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 7,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये जो योजना है अभी जनवरी 2025 से ही शुरू की जाएगी। तो इसमें जो ये पैसा होगा ये सीधे किसानों के खातों में जमा होगा। आपको बता दूं, इस योजना का जो नाम है ना, पहले रायतू बंधु हुआ करता था, अब रायतू भरोसा हो गया। रायतू बंधु में क्या होता था, जो कि 2018 में शुरू की गई थी, उसमें किसानों को प्रति एकड़ पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, तो अब 7,500 रुपये मिलेंगे और अब इसका नाम रायतू भरोसा योजना हो गया है। अच्छा, रायतू भरोसा याद है अगर आपको, तो ये तो तेलंगाना आंसर हो गया। अगर इससे मान लो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये है, रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा का संबंध किस राज्य से है? अब ऐसा मत कर देना कि रायतू भरोसा योजना या रायतू भरोसा हमने पढ़ी थी तेलंगाना की है तो इसका आंसर तेलंगाना होगा, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा है ये शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, किसानों के लिए निकाली गई थी बेसिकली ये, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की है, तो ये ध्यान रखना। बाकी बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो तेलंगाना ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल, ये तेलंगाना किससे अलग होकर के बना था आपको पता है? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, इंडियन रोलर। पशु है जिंका, हिरण है। वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगिदू और उत्सव सदर सम्मेलन यहाँ का राजकीय उत्सव है। अब तेलंगाना से कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो कनुमा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, कानुमा त्यौहार। बथुकम्मा फेस्टिवल होता है, फूलों का त्यौहार जिसको कहते हैं, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। बोनालू उत्सव होता है। मेदराम जात्रा जो कि कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, यहीं पे लगता है। अलाई बलाई महोत्सव यहाँ लगता है। आपको याद होगा इंडिया ट्रेवल अवार्ड मिला था, मतलब इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो हैदराबाद में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में टॉप राज्य ये तेलंगाना ही है। टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थानों को शामिल किया था। उसमें से एक हैदराबाद से है, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री। बाकी एक हिमाचल प्रदेश और एक मुंबई से है। और टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ शुरू हुई। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव हुआ, सिकंदराबाद में उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया। नीति आयोग के महिला उद्यमिता में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना, पहला बिहार दूसरा आंध्र प्रदेश है। और रक्षा मंत्री जी ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाला रेडार स्टेशन की आधारशिला रखी थी। उसके अलावा एक गुसाड़ी लोक नर्तक थे कनक राजू, इनका भी निधन हो गया। वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। तो इन सब कारण से तेलंगाना न्यूज में था, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया, वे किस देश से थी? तो आंसर होगा जापान। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि एक महिला थी, उनका नाम था टोमिको इटुका। वो जापान से थी और अभी 116 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से 6 साल पहले यानी कि 1908 में हुआ था और अब 2025 में जाकर के इनका निधन हुआ है। आपको याद होगा तो अभी 1 महीने पहले ही हमने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का भी निधन हुआ था। जॉन टेनिस वुड उनका नाम है। वो 112 वर्ष के थे। वो सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति थे। और जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबसे बुजुर्ग महिला व्यक्ति थी, या यूं कह दूं सबसे बुजुर्ग इंसान, चाहे पुरुषों में बात कर लो चाहे महिलाओं में, तो सबसे बुजुर्ग यही थी। अब शायद आप लोग ये हिसाब लगा रहे होंगे कि यार सबसे ज़्यादा जीती तो महिलाएं ही हैं, क्योंकि ये महिला ही थी, क्या करें। और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ एक उदाहरण मात्र से, केवल आपको दिखाने के लिए। इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये तो चेंज होते रहेंगे। जैसे कि देखो, एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अभी 2024 वाले एग्जाम में आया था ये, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। और एक और देखो प्रश्न, ये DFCCIL में आया था, इस तरह का प्रश्न ये सबसे बुजुर्ग निधन हो गया, वही वाला प्रश्न है। तो जो आज मैंने आपको बताया वो भी याद रखना। सबसे बुजुर्ग महिला वाला भी बता दिया और पुरुष वाला भी अभी 2 महीने शायद नवंबर में निधन हुआ था, वो भी याद रख लेना। वो ब्रिटिश व्यक्ति थे, जॉन टेनिस वुड उनका नाम था। बाकी ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अब खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं
सेशन के एंड होने का, कि उनको पता लगे कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किया था, और ऐसे वैसे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, वरना तो प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मार्केट में जाओ बुक खरीद के ले आओ, ढेरों हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये प्रश्न उस एग्जाम में आया, वे उस एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो कि करंट अफेयर से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, कि देखो भाई ये हम आज का करंट अफेयर से ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, और इससे संबंधित एक प्रश्न इस एग्जाम में आया, एक प्रश्न इस एग्जाम में आया, एक प्रश्न उस एग्जाम में आया। किस एग्जाम में आया हमें उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन जो प्रश्न होता है कि इससे संबंधित किस तरह का प्रश्न आया, इस तरह से भी आता है, उस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब 3-4 दिन तो मैंने डाले क्वेश्चन, कुछ के नेगेटिव कमेंट्स भी सहे, बुरा भी लगा, लेकिन ये सब सहते हुए तो मैं डाल रहा था, लेकिन आज अचानक बंद क्यों कर दिया, यही जानना चाह रहे हो, और मैं भी आपको बताने के लिए उत्सुक हूँ। अब लेकिन वीडियो एंड होते होते हम देख रहे हैं कि वीडियो अगर मैं ये डिस्कस यहाँ पे करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर 2-4 बच्चे आकर के कह देंगे लेंदी हो गया। तो एक काम करता हूँ, इस सेशन को तो यहीं पे एंड करते हैं, और इस पे हम छोटी सी चर्चा करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बना करके डाल रहा हूँ, इसी के साथ आपको मिल जाएगा, ताकि वहां पे मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं रहेगी कि वीडियो लेंदी हो रहा है, फटाफट से अपनी बात को मैं खुल के रखूंगा और आपको समझा पाऊंगा बेसिकली कि इसके पीछे का कारण क्या है, और अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे जिससे सब स्टूडेंट्स को फायदा हो। तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे जो वीडियो आते हैं ना, तो वहां पे वो वीडियो लगा दूंगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट वहां चले जाओगे जिसको भी वो वीडियो देखना है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं हम। तो पहले प्रश्न में पूछा था, अभी भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए अभी प्रोजेक्ट विस्तार को किसने शुरू किया, IIT मद्रास। फिर पूछा, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, 2029। इसरो किस रॉकेट से अपना सुवा मिशन लॉन्च करेगा, GSLV F-15 ही होने वाला है। और UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, 7.93%। और घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी, एयर इंडिया। उसके अलावा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया, आंसर होगा इंदौर। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी को। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अभी मोबाइल ऐप जिसका नाम है सृजन, इसको शुरू किया पंजाब ने। उसके अलावा अभी भारत का कौन सा पड़ोसी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बन गया, पाकिस्तान। और आखिरी प्रश्न था कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया, जनरेशन बीटा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता था, तो सही उत्तर होगा दिस मोमेंट एल्बम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।